सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। इलेक्शन का तबल बच चुका है और इसी के साथ हर जमात मैदान में पंजा आजमाई के लिए तैयारियां कर रही है। इस इंतखाबी माहौल में आजकल नून लीग के लिए एक के बाद खुशखबरियां सामने आ रही हैं। पहले एवन फील्ड केस, फिर अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जो बरीयत है उसने लीगियों के कहने के जज्बे में एक नई जान डाल दी है और अब लग ऐसा रहा है कि अब नून लीग जल्द से जुलूसों का बाकायदा आगाज कर देगी। आज लीगी कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने कौम से खुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कौम के सामने कुछ सवाल रखे कि पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई, पाकिस्तान को मुआशी तबाही की तरफ क्यों धकेला गया। मियां साहब का क्या कहना था, जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने, बिलाशुबा बड़े मियां साहब का मुल्क कौम के लिए जो दर्द है उनके लबो लहजे से आए और इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करा था। लेकिन पाकिस्तानी कौम ये भी जानना चाहती है कि पीडीएम हुकूमत में होने वाली जो महंगाई है उसका कोई जिम्मेदार है, अगर है तो कौन है। अवाम जानना चाहते हैं कि 16 महीने की हुकूमत और इसकी पॉलिसीज को आखिर कोई ऑन करेगा भी या नहीं करेगा। अब दूसरी जानिब आज की और अहम जो खबर है वो ये है कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। फैसले में कहा गया है कि जिन तमाम मामलात को मद्देवे केस की जो फाइल है वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई जा रही है ताकि वो इस पर एक लार्जर बेंच तश्कील दें। पीटीआई की दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा है कि पीटीआई 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश कर रही है। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद का भी ये कहना है कि एक तरफ तो पीटीआई इंतखाबात करवाने की बात करती है और दूसरी जानिब आरओस की दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट चली गई है। उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। जी तो सुना आपने। वैसे अगर गौर करें तो 2018 के जो इलेक्शंस थे, इंतखाबात थे, वो भी ब्यूरोक्रेट्स आरओ के तहत ही हुए थे, लेकिन उस वक्त पीटीआई को कोई एतराज़ नहीं था। अब ये बात नोटिस की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि अगर जब तब हुआ तो वो बिल्कुल दुरुस्त था, तब एतराज़ नहीं था, तो अब ये गलत कैसे है। इसी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं मोहम्मद साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया गुल साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा हुमायूं साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी आप लोगों की जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त है वो इलेक्शन से फरार की बाकायदा मनसूबाबंदी है। वैसे एक तरफ तो आप लोगों का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तो आपके हक में ही आया है, फिर ये नाइंसाफ़ी का शोर कैसा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों समझती है कि ये चीज़ ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि जब हम देखें ये जो इस वक्त दो सूबों में इंक्लूडिंग, बल्कि आप ये फेडरल में भी, दोनों सूबों में जो हुकूमतें हैं वो ऑलरेडी 3 महीने से बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी हैं एंड दे आर एक्सटेंशन ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। वो हर वो काम कर रहे हैं जो पीडीएम की गवर्नमेंट अपने टाइम पे कर रही थी। वहाँ पे अगर कोई शख्स जो है ना वो किसी भी उधर से कोर्ट से उसको क्या कहते हैं बेल मिल जाती है, ये लोग उसको एमपीओ के तहत पकड़ लेते हैं। ये इंतज़ामिया ही है ना जो कर रही है। अच्छा, अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जगह पे अपने इलेक्शन क्या कहते हैं वर्कर कन्वेंशन करती है तो उस पर लाउड स्पीकर एक्ट लगा देते हैं। केपी में जहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वर्कर कन्वेंशन करना चाहते हैं, मैं हर जगह पर मिसाल दे रहा हूँ शांगला की। शांगला में एक गाँव में जब अमीर मकाम करता है तो वहाँ पर इंतज़ामिया उसको फुल सपोर्ट करती है। उसी के साथ वाले गाँव में जहाँ पीटीआई उसी टाइम पर करी है वहाँ पर दफ़ा 144 लगा लेते। तो मुझे एक बात बताएं, जब मैं आप इस किस्म के इंतजामिया जो आपको हर जगह पे बार बार आपके लोगों को पकड़ के एमपीओ के तहत अंदर कर रहे हैं, जब आपको जगह जगह 144 लगा रहे हैं, आपके लोगों को बार बार पकड़ रहे हैं, आप मुझे बात बताएं क्या आप उनके ऊपर एतबार करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, इस वजह से कहा हुआ है। और यही बात थी कि जहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब थे, उन्होंने भी कहा है कि ये बात तो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल सिंपल तरीका ये है, एक दिन के लिए मेरे ख्याल में 256 या 260 लोग चाहिए जो जुडिशरी के लिहाज से चाहिए,
वो जुडिशरी उनको अलाउ कर दे कि भाई एक दिन में हो जाएंगे। जुडिशरी ने भी एक इनकार नहीं किया था कि हम लोग अपने लोग नहीं गए। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को कहा था आप स्केड्यूल अनाउंस करें, उस लिहाज से हम बता सकेंगे कि हम दे सकते नहीं दे सकते। दे नेवर सेड नो। इलेक्शन कमीशन ने उनको करने की बजाय उन्होंने पहले से कर दिया, बिकॉज इट वाज अ प्री प्लान फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि हम लोगों ने अपने बंदे लाके इसको रिग करना है। सर ये तो इल्जाम हो गया ना कि आपने कहा प्री प्लान्ड है, पहले से इलेक्शन कमीशन ने किया है, इस तरह तो ये तो इल्जाम हो जाता है। मेरी बात सुने ना, इलेक्शन देखिए ना, इलेक्शन कमीशन को अपने वो स्केड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था। जुडिशरी कह देती कि भाई हाँ ठीक है, अभी तक इलेक्शन होता है इलेक्शन कमीशन, उनके लिए तो सब पार्टियां बराबर हैं ना। मेरी बात सुने, अगर सारे बराबर हैं, मान लेते सारे बराबर हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिसीजंस थे 2.5 महीने इन्होंने रोक के रखे, फिर वो करके कहते कि 20 दिन के अंदर ये कर लो। खुद 90 दिन के अंदर उनसे नहीं हो रहे और वो खुद कह रहे 20 दिन में कर लो। तो क्या समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन क्यों करेगा किसी पार्टी के साथ प्री प्लान सोच समझ के? ऐसे इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार, उनके लिए तमाम पार्टियां बराबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर फिजा साहिबा। पहली बात यह है कि जहां मैं तज्जियाकार हूं वहां मैं तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह भी हूं, जो कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो काइंडली मेरा ये दूसरा इंट्रोडक्शन भी है। और जहां तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि नहीं, गैर जानिबदारी नहीं होती। ये कुछ देखा गया है कि जो चीज़ जब आपको दिल को भाए तो वो आपके लिए अच्छी है। और यही इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार कई जगह के ऊपर डस्का इलेक्शन में दीगर जगहों पे अच्छा था, लेकिन अब अचानक ये जो है जानिबदार हो गया। ये 2018 में बहुत अच्छा था इलेक्शन कमीशन, लेकिन अब ये बहुत बुरा हो चुका है। और इसी तरीके से मुतअद्दिद दफ़ा ये इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। पहली बात यह है कि एक पॉलिसी समझना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि पीटीआई की पॉलिसी जो है वो बता दें एक दफ़ा कि किस किस के ऊपर एतबार है और किस किस के ऊपर एतबार नहीं है। क्योंकि जुडिशरी के मामले पे भी ये देखा गया कि कभी वो जुडिशरी बहुत अच्छी है क्योंकि वो आपके हक में फैसला देती है, और वही जुडिशरी बहुत बुरी है। वही फौज जो है बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर उसको मीर सादिक मीर जाफर कह दिया जाता है। जेल से जो है वो बाकायदा अफगान जो लोग हिजरत कर रहे हैं, वापस अपने मुल्कों को जा रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, उनके हवाले से तो बयान जारी हो सकता है, लेकिन 23 जब फौजी शहीद कर दिए जाते हैं तो उनके लिए कोई बयान जारी नहीं होता। तो इसलिए वो जो चीज़ आपको पसंद आए वो बहुत अच्छी है, और जो ना पसंद आए, मेरे ख्याल ऐसी बात नहीं है। मैं भी इलेक्शन कमीशन पे रजिस्टर्ड हूं और मुझे पता है कि वहाँ एक बड़ा मैकेनिज्म चल रहा है। अच्छा, हुमायूं साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्दुल्ला साहब, जी, हुमायूं साहब की बारी में मैं नहीं बोला, आपकी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बारी में नहीं बोला। अच्छा चलिए, आप नोट कर लें, ठीक है, चलिए आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि कमेंट करें, फिर आप ही आगे से कमेंट करेंगे ना। जी 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 प्लीज, जी जी अब्दुल्ला साहब। जी, तो गुजारिश ये है कि ठीक है, अभी मसला ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का एक फॉर्मेट मौजूद है, आपको जो अगर एतराज है, आपको पता चले ना जी जो आपका एतराज है, क्योंकि आप लिख के कुछ और देते हैं और जब हकायक जो सियासी बयानिया है, मीडिया पे जो बयानिया है वो कुछ और होता है। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि आपके पास देखिए ना, अभी मुस्लिम लीग नून है वो अपने लोगों को खड़ा कर रही है मुख्तलिफ जगह से, पीपल्स पार्टी है वो खड़ा कर रही है, मौलाना फजल रहमान खड़ा कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी से लोगों को जो है टिकट दे रहा हूँ और उनके हल्के बता रहा हूँ। तो पीटीआई भी करे ना, लेकिन अगर उनके पास बंदे मौजूद हैं, और देखें दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर जबरदस्ती की गई, तो क्या राना सनाउल्लाह के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं गई? क्या जो है माजी के अंदर क्या राना सना के साथ जो मुकदमात जो उनके ऊपर किए गए थे, जो बाद में शहरियार आफरीदी साहब ने जो है वो जिस तरह से इल्जामात लगाए थे, और उसको निगेट करने वाले कोई और नहीं बल्कि फवाद चौधरी थे, और उन्होंने कहा कि वो उनको मैं कहता रहा कि मत गलत केस बनाए, तो उसके ऊपर भी जरा बात करनी चाहिए। गो कि मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूं, और मैं मुस्लिम लीग को जब अभी क्रिटिसाइज करूंगा तो वो तो मैं अपनी जगह पे करूंगा, लेकिन बात यह है कि अगर मसला किसी के जात का है तो और बात है, और अगर मुल्क की बात है तो फिर मेरे ख्याल में उसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। देखिए ना, हमें ये भी सवाल पूछना है कि वो तमाम, मैंने हुमायूं साहब से एक चीज के ऊपर बात की थी और मैं आज भी उसका मुंतजिर हूँ कि हुमायूं साहब जब आपकी हुकूमत थी, मार्च 8 को साइफर का आपने ये बयान किया
8 मार्च से 1 महीना 1 दिन तक आपकी हुकूमत थी। क्या आपने कैबिनेट के ऊपर कोई कमेटी कायम की साइफर की फाइंडिंग के लिए? नहीं। क्या आपने सेनेट में इसके लिए जो है वो बकायदा कोई कमेटी बनाई? नहीं। क्या आपने पार्लियामान में बनाई? नहीं। क्या आपने जो है जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दिया? नहीं। क्या आपने अमेरिका के किसी एक आदमी को भी जो एम्बेसी का था उसको मुल्क बदर किया? नहीं। तो फिर प्लीज देखें ना, वो बात ना करें जो कि नहीं। और हुमायूं साहब ने मुझे इस बात का कहा था कि हाँ मैं सेनेट के अंदर जो है लेके जाऊंगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। आपने कहा था उन्हें? मुझे याद नहीं है, अगर मैंने वो कहते हैं मैंने कहा होगा तो क्या होगा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। सर आपने कहा तो आपको याद नहीं होगा, कोई याद तो होगा ना, अगर अब्दुल्ला साहब के मुंह पे कह रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर वो कह रहे हैं मैं मुझसे भूल गया तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मैं दो तीन चीजें करेक्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अब्दुल्ला साहब को अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस पर अपना कमेंट ना दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो 25 लोग शहीद हुए उनके ऊपर ना सिर्फ उन्होंने अपना बयान भी दिया है, बल्कि वहां पे जाके उन्होंने उसके बारे में भी कहा गया है, ठीक है। एक चीज। नंबर 2 जो इन्होंने साइफर के बारे में कहा है, साइफर के बारे में एक मिनट है जना, इमरान खान को आप किधर से उनको कोई बोलने देता है? आप क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा अब मैं एक और बात बताता हूँ, जो इन्होंने साइफर की बात की है। सर एक मिनट सर, कोई नहीं आता ना, कोई नहीं आता, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है, आप उनकी बात सुन लेते तो, अगर आप कहीं सुन लेते ना तो आपको पता है कि जो जेल से आए हैं उन्होंने भी कहा है। इन्होंने एक दो कमेंट किए ना मुझे, उसको मैं कर लूं। मौका दूंगी बाद आप मुझे बोलने दे तो 30 सेकंड में मैं अपनी बात कर लूंगा ना। इन्होंने जो साइफर की बात की है, साइफर हमें वो 8 को हुआ था, लेकिन हमें मालूम 8 को नहीं हुआ था। हमें तो कहीं जाके बिल्कुल एंड ऑफ मार्च में पता चला था कि ये हुआ है। वो भी इत्तेफाकन पता चला था कि जो एम्बेसडर थे उन्होंने वैसे ही उन्होंने पूछा था कि सर जी वो साइफर इस तरह हुआ था, तो उसकी बेसिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था ये क्या साइफर है। वो तकरीबन 5, 6, 7 दिन या हफ्ते पहले इसी तरह की बात है, उसमें पता चला था। तो प्लीज करेक्ट योर इंफॉर्मेशन बिफोर सेइंग इट ऑन द नेशनल मीडिया। तो ये किसकी नेग्लिजेंस थी? किस चीज की? जो देर से पता चला। ये it was not supposed to be known to क्या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन, ये किसी और के लिए थी, हमारे लिए तो थी नहीं ये। क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा था कि आप इनकी गवर्नमेंट हटा दो, तो मेरी गवर्नमेंट हटाने के लिए वो मुझे तो नहीं भेजेंगे ना। अच्छा जनरल साहब ये आप सुन रहे हैं, जनरल साहब इसमें भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इलेक्शन के खिलाफ जो पीटीआई जो दरख्वास्त जो है वो बेसिकली इलेक्शन से फरार की बाकायदा मनसूबाबंदी है और ये इलेक्शन नहीं चाहते हैं, डिले करने के लिए टैक्टिक्स हैं। क्या कहेंगे आप? जी आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी जनरल साहब आपको सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज मुझे आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये अनफॉर्चुनेट है कि एक जमात जो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के तो हुकूमत किया इनके लीडर ने कि जी मैं आके तो मुझे फिर काम नहीं करने दिया, पहले तारीफें की और फिर उसके बाद वो जब कॉन्स्टिट्यूशनली हटे तो फिर उसके बाद हर अदारे की इन्होंने तौकीर जो है वो खराब की। और आप देखें इलेक्शन कमीशन पे तो आए दिन के इल्जामात और उसको तो लिटरल अब्यूज जो कि कभी की करीब में। तो मेरे ख्याल में अभी अगर वो कुछ अपने तौर पे एक अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आप कोर्ट में जाके उसको रिवर्स कराते हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि आप इलेक्शन को टाइम पे नहीं होने देना चाहते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात तो ठीक है कि इलेक्शन एब्सोल्युटली टाइम पे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और हर जमात को मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो जमातें जो जमात जो इस चीज में इन्वॉल्व हुई, जो 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ और जो उनकी एक्टिविटी रही, तो उसके अंदर तो उनको जवाबदेह होना है वहाँ वो कर रहे हैं। अदरवाइज किसी जगह भी इनके जलसे को खारिज किया जा रहा है या किस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट को सबके साथ बराबर वो करना चाहिए। तीसरा ये मुकदमा है, ये देखिए अदालतों के पास है। हम यहाँ टॉक शोज के अंदर इनके ऊपर फैसला नहीं कर सकते, वो मेरिट के ऊपर जो फैसला होगा वो होगा। बट साइफर का आपको पता है कि ये एक बड़ा हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्राइवेट का अपने तौर पे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन कमिश्नर और एम्बेसडर एंड द फॉरेन ऑफिस।
तो आप उसको मजलिसों में और जल्सों नहीं लहराते। तो एक दफा उन्होंने फिर कहा वो डॉक्यूमेंट था नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टीज को मैच्योर होना चाहिए अपने तौर के ऊपर, इलेक्शन हो जाए, ठीक है, पार्टी ठीक है जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला साहब, वो यही जी कर रहे हैं जी 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 जनरल साहब, के ऊपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनरल साहब को टेक्निकल फॉल्ट है, सही तरह से मैं सुन नहीं पा रही जी। अब मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, आप जो बात खत्म करना चाह रहे थे वहीं से कंटिन्यू प्लीज कर सकते हैं। देखिए, इस तरह है कि मेरा सिंपल एक सवाल है कि एक इंतज़ामिया है वो मेरे किसी बंदे को करना, वो उनको उठा लेती है, जलसे नहीं करने देती, मैं उनके ऊपर कैसे उनके ऊपर ट्रस्ट करूं? एक चीज़। नंबर 2, बिल्कुल अब्दुल्ला साहब सही कह रहे हैं कि वो भी अपने पार्टी वालों को टिकट दे रहे, PMLN भी अपने पार्टी वालों को टिकट दे रहे, सारे दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट बनाए हुए हैं, वो अभी बता नहीं रहे। अभी इसलिए नहीं बता रहे कि अगर मैंने आज बता दिया कि मैं डॉक्टर हुमायूं को टिकट दे रहा हूँ तो डॉक्टर हुमायूं कल उठा लिया जाएगा, MPO के तहत या किसी तहत ये लोग उठा के ले जाएंगे। इनका तो काम ही यही है, हर थोड़ी देर बाद कभी एक को उठा रहे, कभी दूसरे को उठा रहे। MPO, ये याद रखें, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाई हैंडेडनेस ये जो केयर टेकर या इन लोगों की टेक केयर करने वाली गवर्नमेंट कर रही है ना, इस किस्म के अगर किसी पार्टी के साथ करते, इससे आधा भी नहीं हुआ था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2/3 मेजॉरिटी से 25 बंदे रह गए थे। अच्छा, उसके अलावा इससे आधा भी नहीं हुआ था या इससे ज़रा कम हुआ था तो पीपल्स पार्टी के 40 में से सिर्फ 2 रह गए थे या 3 रह गए थे, बाकी सारे चले गए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी अपनी जगह खड़ी है। हाँ, कुछ लोग चले गए, 10%, 15% चले गए होंगे, 20% चले गए होंगे, 80% आज भी है। यही वजह है कि हमारी अगर थर्ड टियर भी जाती है तो वहाँ पे जो इनका जलसा, जो हमारा जलसा होता है, वो मरियम नवाज साहिबा के जो जलालपुर जट्टा के जलसे से बहुत बड़ा जलसा था। अब्दुल्ला साहब वो कह रहे हैं जी 80% अभी भी PTI है, आपको लगता है कि 80% है? देखिए जी, अगर वो कह रहे हैं और जाहिर है उनको इसके ऊपर ज्यादा अबूर हासिल होगा, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, आपको पता ही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान नहीं, आप क्या देख रहे हैं? आपको 80% लोग नजर आ रहे हैं मैं तो इसके अदर वे राउंड देख रहा हूँ, बात ये है। लेकिन बहरहाल मैं सिंपल सी बात करूंगा, 2-3 बातें। जिस तरह से तशद्दुद चौक यतीम खाना पे तहरीक लब्बैक पे किया गया, वो तो बिल्कुल दुरुस्त था ना। और फिर उसके बाद कितने लोग तहरीक लब्बैक से टूट के चले गए, और जो 60 लोग मार दिए गए वहाँ चौक यतीम खाना में, उनके मुतल्लिक क्या ख्याल है, मैं वो आरा ज़रूर जानना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि नेशनल TV पे बैठ के मुझे कहा गया कि जनाब आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो चले मैं आपकी इंफॉर्मेशन मान लेता हूँ कि मार्च के आखिर में तो पता चल गया था ना, फिर भी 10-12 दिन तो थे ना आपके पास रिएक्ट करने के लिए, तब कर लिया रिएक्ट, तब वो बन गई कमेटियां, तब आपने जो है सेनेट की अब भी तो आप सेनेट के अंदर मौजूद है ना, तो सेनेट में बन गया ना। अब कल तो सेनेट में इंशाल्लाह ये सवाल उठेगा ना, सवाल ये जो है दरमियान में जो PTI के जितने भी सेनेटर्स हैं वो फिर इसकी इंक्वायरी करने के लिए लेके जाएंगे ना जी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि वो जो 10 दिन थे उसमें फिर कितने सिफारतकार अमेरिका के जो है उनको मुल्क बदर किया गया, वो तो टाइम था, या उसके ऊपर भी जो है अब्दुल्ला गुल का कसूर है और वो जो है वो या डॉक्टर फिजा अकबर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर जो दूसरी बात यह है कि जब आप ये बात करेंगे कि जनाब बाकी लोगों के क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, देखिए ये यहाँ कोई पर्सनल बातें नहीं है। देखिए असल बात यह है कि जो हमें ये पॉइंट ले लूं, टाइम भी कम है। ठीक है अब्दुल्ला साहब जी। हुमायूं साहब, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से कहा हुआ है, जब ये साइफर केस की बात हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले दिन से कहा हुआ है, इसके ऊपर पहले दिन से कहा हुआ है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन करे। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट बनाती है तो बायस हो सकती है। हमने कहा था जुडिशल कमीशन फ्रॉम द डे 1, हमने कहा इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बैठे, हमने कहा उसको भी ओपन करके बताएं कि कमीशन के सारी चीज़ें करके बताएं। सो या एज फार एज कमीशन की बात है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि सेनेट बनाए, हम लोग ये नहीं कह रहे
कि गवर्नमेंट बनाए, हम लोग ये नहीं कह रहे कि कोई और बनाए, हम कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाए एंड लेट्स सी दैट थिंग कि उसमें क्या होता है। तो एज़ फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ कंसर्न, वो आज भी कह रही है ये जो साइफर का था, हमने कहा था कि इसको जैसे आम होता है वो कर ले, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, उसको इन कैमरा कर रहे हैं। जो पहले एक दिन के लिए गए थे, आपके सहाफ़ी सारे गए थे, उन्होंने उठा के उनको बंद कर दिया कि आइंदा नहीं जाएंगे। क्यों? वो चाहते नहीं है कि ये चीज़ सबको हो, वो चाहते नहीं है कि ये चीज आवाम को पता चले। ठीक है, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद मैं दूंगी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बल्कि आपके चाहने वाले जो आपके वोटर्स हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, टीवी पे आपको देखते रहते हैं, तो वो भी ये जानना चाह रहे हो कि तवील अरसे से आप स्क्रीन से गायब थे, अब आप कहीं नजर आना शुरू हुए हैं कुछ चैनल्स पर, तो क्या कोई पार्टी पॉलिसी से कोई नाराज़ी थी? क्योंकि ज़्यादातर जब आप थोड़ा सा फासला इख्तियार करते हैं, टीवी चैनल्स पर नहीं आते हैं, या थोड़ा देर के लिए आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएं, तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, ज़्यादा नाराज़ी होती है, कोई तलखियाँ होती हैं, मामला ठीक है आपके? नहीं, बिल्कुल ठीक है, पार्टी के साथ बिल्कुल मामला ठीक है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट जब थी तब मैंने ये फैसला किया था, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी उसमें मैंने फैसला किया था कि मैं नहीं डिफेंड करूंगा गवर्नमेंट को उस वक्त। तो तब ये मेरा ही फैसला था, जाती फैसला था, मुझे ना किसी ने कहा ना। दूसरा इशू ये भी है कि मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ी हद तक आर्गूमेंट भी खत्म हो गया है। हम ना आर्गूमेंट देना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। तो एक शोर है जिसके अंदर जो ऊंची आवाज में बात करता है उसकी सुनी जा रही है। तो शोर की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन वो बड़ी शॉर्ट टाइम होती है। बेसिकली तो जो आर्गुमेंट है उसकी एक लंबी उम्र होती है। तो मेरा ख्याल है मैं उन लोगों में हूँ जो आर्गुमेंट करते हैं। तो बस यही दो इश्यूज थे और तो कोई वजह नहीं। तो आपके मुताबिक जितने भी सियासतदान अभी टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं, उनमें कुछ हैं जो आपकी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो आर्गुमेंट्स पे बिलीव करते हैं, शोर नहीं मचाते ज़्यादा? जी, उसमें है बहुत सारे लोग हैं जो आर्गुमेंट पे ही बिलीव करते हैं। आर्गुमेंट बेशक धीमी आवाज में दलील दी जाए तो दलील की एक अपनी ताकत होती है और वो मौजूद है, उसके सुनने वाले भी मौजूद। डेफिनेटली मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ज्यादती कर रहे हैं। चलो, आप अपने तौर पर तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं जो आपकी बात सुनते थे, जो दलील सुनते थे, आर्गुमेंट सुनते थे, उनको क्यों महरूम किया हुआ? तो बस दोस्तों के फोर्स करने पे फिर मैंने फैसला किया। तो आप दोस्तों के भी मुझे काशिफ ने उस दिन कहा कि हमने तो तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार दिया हुआ था, और बाकी दोस्त निगरान सेटअप आने के बाद भी इज्जत कर। जी ये तो वही कंटिन्यूटी है, निगरान सेटअप तो कंटिन्यूटी है। आप अगर ठीक है, थैंक यू कि आप आए स्क्रीन पर। अच्छा चौधरी साहब, फिर आप इंटरिम सेटअप में आना शुरू हुए, आपने कहा चूंकि पहले तो 16 महीने की हुकूमत थी। फैसला किया नहीं, कल परसों फैसला, परसों में आया हूँ फर्स्ट टाइम टीवी पे, जब भुट्टो साहब का रेफरेंस था, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ मैं स्पेशली गया। मैं बेसिकली समझना चाह रही हूँ, मुझे आपकी बात से ये समझ आई कि आप ये जो 16 महीने हुकूमत थी आप लोगों की, जिसमें आप लोग इत्तेहादी थे, आप उस हुकूमत को डिफेंड नहीं करना चाह रहे थे शायद। नहीं, देखिए, मैं ये एहसन इकबाल साहब ने कहा उस दिन कि हम सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते, तो हम भी नहीं उठा सकते। मैं अपने जो पीपल्स पार्टी की वजारतें हैं उनमें जो काम किया गया है, कारकर्दगी वजारत खारजा को, क्लाइमेट चेंज को, कश्मीर अफेयर्स को, कॉमर्स को, बाकी जो मिनिस्ट्रीज थी उन सबको डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं इस हकदार को कैसे डिफेंड कर सकता हूँ? मैं खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो बिजली की महंगाई की है या बाकी जो हुआ है, मैं उसको नहीं डिफेंड कर सकता, ना करना चाहता था, ना कर सकता हूँ, ना करूँगा। ठीक है
ठीक है, चलिए डिफेंड करने की बातें हो रही हैं और किसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो आपकी बात से मुझे याद आया कि बिलावल साहब, ये तो 16 महीने की हुकूमत थी जब बिलावल साहब वजीर खारजा थे और अच्छी वजारत संभाली बिलावल साहब ने, बतौर वजीर खारजा अच्छा परफॉर्म किया। तो बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफें करते थे, चौधरी साहब आप भी सुनते होंगे, शहबाज स्पीच के हवाले से बात करते थे और शहबाज शरीफ साहब भी अपने बेहतरीन वज़रा में शुमार करते थे बिलावल साहब का अपनी काबीना के। तो अब हम अभी भी ये बातें बड़ी नोटिस हो रही हैं, ये की जाती हैं कि अब अचानक से बिलावल साहब ने तोपों का रुख कर दिया, नवाज शरीफ साहब की तरफ बहुत तनकीद करते हैं नवाज शरीफ साहब पर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पे वो तनकीद नहीं करते हैं। तो क्या वह नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को दोनों को अलग समझते हैं, दोनों नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मंतक बड़ी डिस्कस हो रही है, क्या वजह इसकी? नहीं देखिए, ये बेसिकली तो पार्टी लीडर या पार्टी हेड तो मियां नवाज शरीफ हैं और उन्होंने बेसिकली कंट्रोल के जरिए गवर्नमेंट चलाई है। साकदार को उन्होंने भेजा था ना यहाँ पे वजीर खजाना बनाने के लिए और वो बन गए। तो जो अगर तो मियां साहब ने इसी टीम के साथ परफॉर्म करना है तो वो तो परफॉर्म कर चुकी है टीम, या तो मियां साहब अनाउंस करें कि ये टीम में जो टीम, बिलावल साहब तो कह सकते हैं मेरे जिस मिनिस्टर ने परफॉर्म नहीं किया मैं उसको नहीं लूंगा, तो ये बात मियां नवाज शरीफ भी कहें कि जिस मिनिस्टर ने परफॉर्म नहीं किया, अगर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया या मिनिस्टर ने नहीं किया मैं उसको नहीं लूंगा। तो फिर बताएं ना फिर कौन सा वजीर है जो उनका रह जाएगा, किस वजीर ने काम किया, क्या काम किया। ये 16 महीने ठीक है लेकिन 16 महीने काम भी नहीं होगा। अच्छा, बिलावल साहब आके इतने धड़ल्ले से कहते हैं वैसे कि मैं इसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं तो मैं इसको नहीं लूंगा? जी बिल्कुल, वो कहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस से वो मुतमईन नहीं होंगे वो उसको नहीं लेंगे, तो वो तो कह सकते हैं ना। तो मियां नवाज शरीफ भी कहे ना, जो महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है, जो इकोनॉमी की तबाही हुई है, जो अब बंदरबाट हो रही है प्राइवेटाइजेशन के जरिए, पीआईए को खुद खरीदने की बातें हो रही है मुल्क के अंदर, जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। इमरान खान को अपने फेलियर एक्सेप्ट करने चाहिए, इनको अपने करने चाहिए, हमें अपने करने चाहिए। अगर हमने फेलियर्स हैं कहीं पे, हमने गलतियां हैं, तो गलतियां एक्सेप्ट करने से कोई बंदा छोटा नहीं हो जाता। लेकिन चौधरी साहब वो अपनी किसी ना किसी परफॉर्मेंस में मुतमईन तो होंगे ना, जो वो कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं ना सिर्फ हम पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे बल्कि हम पूरे पाकिस्तान में, बल्कि वो सिंध तक का कहते हैं कि सिंध में भी इस बार पीपल्स पार्टी को हम टफ टाइम देंगे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी होंगे। अगर उनको इतना एतमाद है अपनी परफॉर्मेंस पे, कुछ तो डिलीवर उन्होंने किया होगा, उनको कुछ तो समझ आता होगा। वो लग बात है कि आप लोग उनको पहले से सिलेक्टेड अगर कुछ किया है, अगर कुछ डिलीवर किया है तो बताएं ना, ये हमने डिलीवर किया है, ये महंगाई में कर दिया। ये पीपल्स पार्टी के पास तो कहने को है ना कि पीपल्स पार्टी ने अपनी पहली हुकूमत में 18वीं तरमीम की, NFC अवार्ड किया, हमने तनख्वाहों में 135% इजाफा किया, पेंशन्स में किया, हमने एक्सपोर्ट्स को 19 अरब डॉलर से उठाकर 26 अरब डॉलर पे लेकर गए। ये अगले 5 सालों में 26 से फिर वापस 19 पे ले आए। तो परफॉर्मेंस क्या है बताएं तो सही ना। सिर्फ मोटरवेज बनाना तो परफॉर्मेंस नहीं है। मोटरवे का तरक्की के साथ क्या ताल्लुक है? पहले दुनिया में कोई मुल्क मुझे बता दे जिसने पहले मोटरवे बनाई हो और रेलवे को ठीक ना किया हो। पहले लोगों ने रेलवे को ठीक किया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 88 से 90 तक एक रेलवे को रीवैम्प करने का एक प्लान किया था। इन्होंने आकर उसको रद्दी की टोकरी में डालकर मोटरवेज बनाना शुरू कर दी। इंडिया के पास कम वसाइल है, उन्होंने पहले रेलवे ठीक किया, अब जाकर वो मोटरवे बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, आप लाहौर में ये जो ट्रेन बना दी है, ऑरेंज ट्रेन, 300 अरब रुपया सी पैक से उठाकर इधर लगा दी है। 800 अरब रुपए की उस वक्त पूरी ML1 बन रही थी और उसको नहीं बनाया। बूंजी जो पहला प्रोजेक्ट था जिसमें 7300 मेगावाट बिजली, सस्ती तरीन हाइडल से बिजली आनी थी, वो नहीं बनाया। उसकी बजाय ये साहिवाल के अंदर कोयले का प्लांट, कोई अकल वाली बात है? आप मुझे ये बताएं कि कहाँ से कोयला बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फिर ट्रेनों पे लोड करते हैं। फिर अगर थर को नहीं आपने करना था तो ना करते। थर तो एक्चुअली फ्यूचर है ना पाकिस्तान का, तो थर को अगर नहीं करना था तो ना करते। लेकिन चलो ये कोई गुडानी पे लगा देते, कोई साहिल समंदर पे किसी जगह पे लगा देते। बिजली कौन सी ट्रकों पे भर कर लानी थी? तो ये हर काम उल्टा किया हुआ, और आज कहते हैं तरक्की की है हमने। मुझे तो नहीं समझ आती क्या तरक्की की। ठीक, इंडस्ट्री इनके दौर में बैठ गई थी, हर चीज बैठ गई थी।
अच्छा सर, सिंध में इत्तेहाद बन गया आप लोगों के खिलाफ और पीपल्स पार्टी तो वहाँ सोलो फ्लाइट ही ले रही है, लेकिन बाकी नून लीग, MQM, GDA एक पेज पर हैं और आप लोगों को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। पंजाब की सियासत पे आप गहरी नज़र रखते हैं। पंजाब में पहले भी हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो पंजाब में आप लोग कॉन्फिडेंट हैं जीत के लिए? क्योंकि पंजाब में जो हुकूमत बनाएगा बहरहाल इसका बड़ा एक इफेक्ट आता है फिर विफाक में जो हुकूमत बनाता है। आप लोग सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, सियासी इत्तेहाद जिस तरह सरगर्म नून लीग दिखाई दे रही है, इससे मुलाकात, उसके साथ इत्तेहाद, इसके साथ सीट एडजस्टमेंट, उस तरह एक्टिव पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि आप लोग हुकूमत बनाएंगे? कॉन्फिडेंस की वजह समझ नहीं आती। साथ ही आपका गिला तहफ़्फ़ुज़ात कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों के पास नहीं है। पहली तो दोनों बातों में तज़ाद है डॉक्टर साहब। पहली बात ये है जी जी कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कब इत्तेहाद नहीं बना? कौन सा इलेक्शन है जिसमें इत्तेहाद नहीं बना या बनाया नहीं गया? जी जी। तो अब भी ये इनको तो वो दे दिया गया है ना, हालिशुदा पर्चा पकड़ा दिया गया है, वो पढ़ कर सुना रहे हैं। तो हम यही तो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। अब ये क्या कर रहे हैं? अब अगर MQM कल क्या हालत थी उसकी और किस तरह से उसको ट्रीट किया गया, क्या क्या कहा गया, फिर ये पंजाब के अंदर अगर आप देख लें बाकी जो, अब एक मैं मिसाल देता हूँ, ये चारों गवर्नर्स बैठे हैं, चारों पार्टियों जिनका मुतवक्को इत्तेहाद हो रहा है। पंजाब में नून लीग का है, सिंध में MQM का है और KP में JUI का है, वहां पे बाप पार्टी का है। कम से कम 13 और 18 के इलेक्शंस में ये गए थे, गवर्नर्स भी गए थे, रिजाइन किए थे। तो आप क्यों नहीं कर रहे? एक बात। दूसरी बात, 2 इलेक्शंस पहले डिस्प्यूटेड हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों इलेक्शन 13 और 18 वाला इलेक्शन होने के बाद डिस्प्यूटेड हुए थे। ये इलेक्शन होने से पहले डिस्प्यूटेड हो रहा है। तो अगर आप लोगों को इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं देते तो उसका नतीजा क्या हो? हम कहाँ पे लेकर जा रहे हैं? हम उन्हीं दायरों में सफर कर रहे हैं। अगर कोई IGI-2 बनाने की कोशिश होगी तो उसका नतीजा क्या निकला था? पहले भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जीत गई। हम यही कह रहे हैं, हम हारते हमें हारने दो, हम जीतते हमें जीतने दो। आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तो कराओ। क्या आप किसी रेडी वाले से पूछे क्या इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहे हैं, वो आपको बताएगा कि नहीं। तो ये इस किस्म की चीजें हैं। मुखालिफिन करें सिंध के हवाले से आप जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे हैं, आपके मुखालिफिन यही बात आप लोगों के हवाले से कह रहे हैं कि सिंध में आप लोगों के होते हुए किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आबिद शेर अली साहब भी इस हवाले से बड़ा खुलकर तनकीद निश्तर बरसा रहे थे, पीपल्स पार्टी की जानिब तीर चला रहे थे, वो कह रहे थे। जी जी डॉक्टर साहब, आप बताएं तो सही, हम सिंध में क्या कर रहे हैं? गवर्नर है, उनका ही कहना है, आपके मुखालिफिन का, कि वहां पे आप लोगों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा से ज्यादा रही है। मैं बताती हूँ ना, आबिद शरीफ साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि आप लोग हमेशा वहां पे वजीर आज़म सिलेक्ट होता रहा है, वजीर आला सिलेक्ट होता रहा है, वजीर आला से। डॉक्टर साहब, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आबिद शेर अली साहब हमारे दोस्त हैं। जी चौधरी साहब जी प्लीज। वो तो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं और किसी को भी कुछ कह सकते हैं। मसला ये है कि लगाया गया, आज चीमा साहब अभी तक बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइजर हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों किसी को भी कुछ भी क्यों कह रहे हैं? बात तो सुन लेना, वो बाद में बात करेंगे। उनको प्रोग्राम सुनेंगे तो मुझे फोन आ जाएगा उनकी मोहब्बतों का। खैर उनको छोड़िए। अब आज चीमा साहब उधर बैठे हुए ना, एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइजर है ना। अच्छा, आपको फोन कर देते हैं फिर आबिद शेर अली साहब प्रोग्राम के बाद। तौकीर शाह उधर बैठे हुए ना जी। IG उन्होंने अपॉइंट किया है, चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपॉइंट किया है, वहां पे जो नून लीग की सारी टीम बैठी हुई उन्होंने, गवर्नर सिंध उनका बैठा है और धांधली हम कर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रही है कैसी धांधली। यहाँ पे भी उनके लोग ऑफिसर सारे बैठे हैं, हमारे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। मेरे भाई के खिलाफ 780A का पर्चा दिया है यहाँ की पुलिस, और झूठा पर्चा है, सारे जिले को पता है। तो हम तो मुकाबला कर रहे हैं उनका, तो वो क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? वो क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? अगर इतनी मजबूत पोजीशन है, 2-3 अक्सरियत ले रहे हैं, तो वो क्यों मतलब भाग रहे हैं? मैंने एक जोक सुनाया था कि 125 कह रहे हैं राणा साहब, तो मैंने कहा यार 141 क्यों नहीं कहते? टोटल सीटें क्यों नहीं कहते पंजाब से क्यों सारी की सारी लेंगे, 141 क्यों नहीं लेते? ये कहने में क्या आ रहा है? वो ज़िया-उल-हक साहब थे ना, तो ज़िया-उल-हक ने जब रेफरेंडम करवाया, आपको तो शायद इतना उस वक्त आपने सुना ही होगा या पढ़ा होगा, तो वो उन्होंने कहा कि अगर आपने कहा कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं, आप अगर हाँ में जवाब दिया, ये 4-5 सवाल थे, तो इसका मतलब है 5 साल के लिए
सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाऊं। तो वो एक दोस्त था उनका, वो दोस्त ने उससे मशवरा करते थे, वो वापस गए तो उनसे बात की तो उसने कहा मैं तो सख्त नाराज हूँ आपसे। ज़िया उल हक से कहा, उनका क्यों? उसने आपका दूसरा हाथ टूटा हुआ था, आप उठाकर 10 साल कह देते, तो आपको क्या होने लगा? तो ये अगर 125 की बजाय 141 कह दे तो क्या हारे इसमें? चले आगे चलते हैं कि अच्छा चौधरी साहब, खैर वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत के लिए। अच्छा ये ज़रा बताइएगा कि जरदारी साहब ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, तो जरदारी साहब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के हवाले से सिर्फ सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बिलावल भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। ये हमने पहले नहीं सुना था, अब अचानक से जरदारी साहब भी उम्मीदवार बन के सामने आ गए वज़ीर आज़म के। उससे पहले बिलावल के हवाले से भी उन्होंने जो अनट्रेंड वाली बात कर दी थी, फिर बाद में सुनने में आया कि बिलावल साहब नाराज़ हुए, जरदारी साहब ने बिलावल साहब को बाकायदा मनाया, और कुछ लोग कहते हैं स्लिप ऑफ टंग था, कुछ कहते हैं कि एंकर ने अपनी स्मार्टनेस की वजह से फंसा दिया जरदारी साहब को। बहरहाल जरदारी साहब तो खुद बड़े स्मार्ट कंसिडर होते हैं, मुझे नहीं समझ आई कि फंस कैसे गए उस सवाल पे, और स्लिप ऑफ टंग ही हो गया। उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला बिलावल को अनट्रेंड, क्या वजह है इसकी? क्योंकि बिलावल को अनट्रेंड जरदारी साहब कहें और जिसमें बिलावल का नुकसान हो, ये तो अब नहीं चाहेंगे वो। अब मुखालिफ इनके हाथ ही लफ्ज़ लग गया कि बिलावल अनट्रेंड है और वज़ीर आज़म होंगे अंडर ट्रेनिंग अगर बन जाते हैं। आपके वालिदैन जो हैं वो हयात हैं माशाल्लाह। जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा हयात, वालिदा हयात जी है। आप उनके नजदीक आज भी बच्चे ही हैं। आप उनके सामने आप मेरी वालिदा हयात हैं, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल जिस तरह से, चलो वालिदा हयात है अगर जी, तो आप दुनिया के सामने क्या हैं और अपने वालिदैन के सामने क्या है? हम हमेशा अपने वालिदैन के सामने बच्चे ही रहते हैं, अनट्रेंड ही रहते हैं। उनको लगता है कि हम वो, और ये होना भी चाहिए, ये एक पिदराना शफकत या माँ की शफकत है जो उस तरह से देखती है। लेकिन जब हम दूसरी बात ये है कि बन जाएं, कैंडिडेट बन जाएं, और तो हमारे मुखालिफिन भी हमारा हर जुमला लफ्ज़ पकड़ने के लिए तैयार बैठे हों। पाकिस्तान, बात सुन लें, वज़ीर आज़म बन जाए, सदर पाकिस्तान बन जाए, अपने वालिदैन के लिए वो हमेशा बच्चे ही होते हैं, तो वो उनको उस तरह से देखते हैं और देखना भी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका फैसला तो उसकी सीसी करती है। हमने यही कहा कि सीसी ने, और अगर वो दोबारा हम करेंगे तो बिल्कुल वो नए सिरे से अगर कोई चीज़ होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी बहुत मैच्योर पार्टी है, मैच्योर लोग हैं, वो देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे। उन्होंने भी मुमकिनात की बात की है ना, अभी तो बिलावल साहब हैं लीड कर रहे हैं। अच्छा ये फैसल करीम खुंडी साहब फरमा रहे थे कि इलेक्शन मुलतवी होने का कोई बहाना नहीं देखना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, इलेक्शन डिले के हवाले से पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा बात करी कि इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए, आगे नहीं जाने चाहिए, हम डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इसी इंटरव्यू में निजी टीवी चैनल को जो दिया था जरदारी साहब ने, उन्होंने फरमाया कि 8-10 दिन इलेक्शन आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बिलावल का आपकी जमात का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ ये रहा है कि एक दिन की भी ताख़ीर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक दिन की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करने की बातें कहाँ हो रही हैं? अब 8-10 दिन आगे पीछे होने को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह तो फिर 2 हफ्ते आगे चले जाएं, एक महीना आगे चले जाएं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो बिलावल साहब ने अगले दिन परसों सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसकी वजाहत कर दी थी कि हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे, तो हम समझते हैं कि 8 को ही होंगे और होने भी चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। अच्छा, तो आपके जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के तहफ़्फ़ुज़ात है, 8 तारीख तो सर पे खड़ी है, आप लोग सरगर्म इस हद तक ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि आप गिले शिकवे भी कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बातें भी कर रहे हैं, किसी को फेवरेट भी ज़्यादा करार दे रहे हैं, किसी को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ऑलरेडी कह रहे हैं वक्त से पहले। शफाफियत पर सवालिया निशान उठा दिया गया पीपल्स पार्टी की तनकीद की जानिब से। तो आपके लेवल प्लेइंग फील्ड के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक बरकरार हैं चौधरी साहब? जी बिल्कुल। आप एक बंदे को फील्ड पकड़ा दें और दूसरे को लेवल भी ना दें तो फिर वो क्या करेगा? हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है। ये इलेक्शंस अगर फेयर एंड फ्री ना हुए, उसके नतीजे में अगर आप किसी को लाकर 2/3 अक्सरियत से बिठा भी दें तो उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? पाकिस्तान को इस वक्त एक यूनिटी की जरूरत है जिसमें इलेक्शंस फेयर एंड फ्री हों, और लोगों के इश्यूज पे बात नहीं हो रही। ये हो रही है कि अच्छा जी कौन एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, कौन दूर है, किसको जिताएगी, किसको हराएगी।
तो ये फिर क्या इलेक्शन है? ये इलेक्शन तो नहीं है। चौधरी साहब, एक बात ये भी की जा रही कुछ सियासी हलकों में और कुछ तजियाकारों की जानिब से कि जो अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है, ये एक जो लफ्जी वार हो रही है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हो रही है और अंदर से बैकडोर राब्ते भी हैं, पर्दे के पीछे कुछ और है और ये तमाम मामलात इनके तय हो चुके हैं। ये सिर्फ ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये तनकीद का सिलसिला जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इंतखाबात के बाद ऐन मुमकिन है कि दोनों पार्टियां एक पेज पर हों। क्या वाकई ये जो बयानात में तल्खी है और ये जो लफ्जी वार या जंग जारी है, ये वाकई पर्दे के पीछे कुछ और है और ये वोटर्स को दिखाने के लिए? ऐसी बातें क्यों की जाए? ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है, एक नुक्ता नज़र है, नून लीग का अपना एक नुक्ता नज़र है। हाँ, किसी वक्त मोहतरमा ने जाकर खुद जब ये बिल्कुल नीचे गए हुए थे तो ARD बनाई थी। जरदारी साहब अभी जेल में थे, उनके डाले हुए उनकी जेल में थे, आगे फिर मुशर्रफ की जेल में थे, तो मोहतरमा ने बड़ा दिल किया था। इन्होंने तो कभी भी आपके सामने है क्या सूरत हाल होती है, जब भी इनको मौका मिलता है क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई गिरता है तो उसको सहारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। ठीक। तो हम ये समझते हैं कि चूंकि हमने मार बहुत खाई है, हमने अयूब खान की जेलें देखी, फिर याया खान की देखी, तो आगे जाके मखलूत हुकूमत देखते हैं। चौधरी साहब, लास्ट में मैं जानना चाहूंगी, आखिरी एक मिनट है, की देखी, फिर नवाज शरीफ की देखी, आगे कोई मखलूत हुकूमत देखते हैं आप? देखी। मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शंस फेयर एंड फ्री भी हो तो फिर भी गवर्नमेंट तो मखलूत ही होगी। किस किस की होगी ये अभी कहना काबिल बात। सादा अक्सर किसी के पास नहीं देखते आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है जी, चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।